नमस्कार। कौटिल्य का परिचय प्राप्त करने के उपरांत अब हम कौटिल्य के राजनैतिक विचारों का अध्ययन करेंगे। कौटिल्य की दृष्टि से मनुष्य की वृत्ति यानी जीविका को अर्थ कहा जाता है। उन्होंने मनुष्यों से युक्त पृथ्वी को भी अर्थ माना है या अर्थ के रूप में उसको संबोधित किया है। तो ऐसी स्थिति में उनका अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें मनुष्यवती भूमि के लाभ और उसके पालन करने के उपायों का वर्णन किया गया है। शुक्र ने भी ये माना है कि श्रुति और स्मृति के अनुकूल जिस शास्त्र में राजनीति का वर्णन हो और धर्म और युक्ति पूर्वक अर्थ के उपार्जन के नियमों का वर्णन या निर्धारण किया गया हो, वह अर्थशास्त्र है। तो इस प्रकार समाजशास्त्र, राजनीति और अर्थशास्त्र, इन तीनों का विषयों का जो मिश्रण है वो एक प्रकार से कौटिल्य के अर्थशास्त्र के रूप में देखा जाता है। सबसे पहले हम कौटिल्य के राजनीतिक विचारों में राज्य की उत्पत्ति और उसके स्वरूप का अध्ययन करेंगे। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का समर्थन किया है। विशेष कारण और उन कारणों के से परेशान होकर सामान्य जनता ने परस्पर समझौतावादी नीति अपनाते हुए एक सर्वे सर्वा इकाई के रूप में, सत्ता के रूप में राज्य का निर्माण किया। राज्य से पूर्व समाज में कौटिल्य के अनुसार मत्स्य न्याय प्रचलित था। मत्स्य न्याय का अर्थ है कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए बड़ी मछली छोटी मछली को निगल लेती है। इसका अर्थ है कि शक्ति ही सत्य है का सिद्धांत व्यवहारिक और वास्तविक रूप में प्रचलित था। ये समाज जिसमें मत्स्य न्याय था, यानी जो शक्तिशाली तत्व थे वे सुरक्षित थे और कमजोर पक्ष जो है वो सशंकित थे। उस स्थिति में विवश परेशान जनता ने परस्पर समझौतावादी नीति अपनाते हुए स्वयं को सुरक्षित करने के उद्देश्य से राजा का चयन किया और सर्वप्रथम विवस्वान का पुत्र मनु राजा के रूप में पदासीन हुआ। और इस विवस्वान के पुत्र मनु को राजा के रूप में पद स्थापित करते हुए अन्न का 6वां भाग, व्यापार द्वारा आय का 10वां भाग यानी कर व्यवस्था का निर्धारण करते हुए प्रजा द्वारा राजा को कर के रूप में आर्थिक संबल प्रदान किया जाएगा और राजा जो है वो प्रजा के सर्व कल्याण के लिए कार्य करेगा। राजा प्रजा की कुशलता का व्यवस्थापक बना, यानी लोक कल्याण के कार्यों को संपन्न करने के लिए राजा को एक उत्तरदायी इकाई के रूप में स्वीकार किया गया। हॉब्स ने, समझौतावादी विचारक हॉब्स, लॉक और रूसो, हॉब्स ने जिस प्रकार के समाज के लक्षण बताए हैं उन लक्षणों को ही लगभग कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का आधार माना है। उन लक्षणों, समाज के हॉब्सवादी जो लक्षण हैं उन लक्षणों को कौटिल्य ने भी स्वीकार किया है। और इस प्रकार राज्य की व्यवस्था में लोक वित्त जो है, फाइनेंस, वित्त, आर्थिक पक्ष पर जनता का अधिकार, यानी प्रजा की इच्छा के बिना राजा उस पर कोई कर नहीं लगा सकता। किस आय का कितना भाग कर के रूप में निर्धारित किया जा सकता है, इसका भी एक विधान निर्धारित किया गया। और इस प्रकार राजा जो है वो आर्थिक रूप में जनता से प्राप्त कर की राशि को लोक कल्याण के कार्यों में ही व्यय करेगा। इस प्रकार का एक समझौतावादी आधार राज्य की स्थापना और राज्य के निर्माण के संदर्भ में स्थापित हुआ। राज्य के स्वरूप के बारे में यदि हम देखें तो कौटिल्य ने राज्य के सावयवी स्वरूप का वर्णन किया है। ये सावयवी स्वरूप जो आंगिक एकता के सिद्धांत के आधार पर कार्यरत होता है। राज्य के सावयवी स्वरूप में राज्य की 7 मुख्य प्रकृतियों का वर्णन
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किया है, और ये हैं स्वामी, अमात्य, जनपद, कोश, दुर्ग, दंड और मित्र। कौटिल्य द्वारा वर्णित राज्य का सावयवी स्वरूप जो है वो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ये कोई विदेशी प्रभाव नहीं है, बल्कि ऋग्वेद में भी इस प्रकार की राज्य प्रवृत्तियों का वर्णन देखा जाता है। वेद जो ज्ञान की दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम आधार माने जाते हैं, उनमें भी ऋग्वेद में भी राज्य की इन प्रवृत्तियों का उल्लेख स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। राज्य की विभिन्न प्रकृतियों का उल्लेख भी अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने किया है। जैसे कार्यपालिका का जो सर्वोच्च अधिकारी है, उसका जो पद है, उस पद के निमित्त जो कार्य हैं, उसके जो उत्तरदायित्व हैं, उसकी जो शक्तियां हैं, उनका निर्धारण किया गया है। इसी प्रकार कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दुर्ग को राज्य की रक्षा के लिए नितांत अपरिहार्य बताया है। दुर्ग के माध्यम से राज्य की रक्षा सुनिश्चित होती है। जनपद या भूभाग जो है वो राज्य के अस्तित्व का एक प्रकार का फिजिकल या भौतिक आधार होता है, और इस भौतिक आधार से राज्य की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है। कोश जो है वो राज्य की समृद्धि का, उसकी प्रॉस्पेरिटी का एक मुख्य आधार होता है। राज्य की समृद्धि और सुख संवर्धन का कार्य वित्तीय आधार पर इस कोश निर्माण, कोश संग्रह और कोश सुरक्षा के सिद्धांत के आधार पर होता है। इस कोश में राजा द्वारा विभिन्न उपायों से राज्य के लिए आय का संग्रह और आय का निर्धारण किया जाता है, जिनमें जनता पर लगाया गया कर भी एक भाग माना जाता है। इसके अतिरिक्त अन्य राज्यों से प्राप्त जो शुल्क है उसका निर्धारण किया गया है। न्यायिक व्यवस्था में यदि कोई दंड के आधार पर निर्धारित शुल्क है, उसका भी इसमें संग्रह किया जाता है। इसी प्रकार राज्य जो है वो बहुमूल्य वस्तुओं पर अपना एक अधिकार कायम करता है, वे भी कोश का एक भाग होते हैं। तो कोश कुल मिलाकर राज्य की समृद्धि का एक मजबूत आधार तैयार करता है। इसी प्रकार अगली जो प्रवृत्ति है राज्य की वो है दंड, और दंड से कौटिल्य का मानना ये है कि दंड एक वो विधान है या व्यवस्था है जो जिसके माध्यम से राज्य के जो कानून और अनुशासन है उन्हें सुनिश्चित किया जाता है, और साथ ही साथ राज्य की शांति व्यवस्था की स्थापना का प्रयास सफलतापूर्वक किया जा सकता है। मित्र जो हैं उनकी आवश्यकता भी राज्य की प्रवृत्तियों के रूप में कौटिल्य ने बताई है कि मित्र जो हैं वो राज्य की व्यवस्था का और राजा और राज्य के लिए एक मुख्य संबल होता है। आवश्यकता पड़ने पर वैदेशिक आधार पर नीति प्रतिपादन और क्रियान्वयन के लिए इन मित्रों का आधार राज्य के लिए बहुत मजबूत हो सकता है। तो मित्रों की आवश्यकता है, और इस प्रकार इन 7 प्रवृत्तियों के आधार पर स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, ये 7 प्रवृत्तियां राज्य की हैं। वर्तमान संदर्भ में अगर हम राज्य के लिए आवश्यक तत्वों का निर्धारण देखते हैं या उसका अवलोकन करते हैं, तो कौटिल्य ने ये जो 7 प्रवृत्तियां बताई हैं राज्य की, ये वर्तमान राज्य के लिए आवश्यक तत्वों से भी काफ़ी अनुकूल या प्रासंगिक संदर्भ में अगर हम देखें तो बहुत मैच करती हुई दिखाई पड़ती हैं। तो राज्य की उत्पत्ति के पूर्व एक युद्ध वाला वातावरण, युद्ध का परिणाम, विकास मूलक प्रवृत्ति राज्य की, फिर लोभ और मोह जो था जनता के शक्तिशाली वर्ग के बीच में, जो अपनी साधन संपन्नता के आधार पर अपना मनमाना प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते थे। इस आधार पर कौटिल्य का जो दर्शन है वो समझौता राज्य दर्शन जो है वो राज्य की उत्पत्ति को समझौतावादी आधार पर निर्मित एक संगठन के रूप में, एक सर्वे सर्वा संगठन के रूप में स्वीकार करते हैं। और इस प्रकार कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय सिद्धांत है, जिसके अनुसार दैवीय अनुकंपा से
राज्य उपहार स्वरूप मानव समुदाय को दिया गया, उसको पूरी तरह से अस्वीकार करते हैं। अब राज्यों के प्रकार के रूप में यदि हम कौटिल्य के राजनीतिक विचारों का अवलोकन करें तो कौटिल्य ने ये माना है कि मुख्यतः राजतंत्र जो है वो श्रेष्ठ व्यवस्था है, और इसमें द्वै राज्य, वै राज्य और संघ राज्यों का उल्लेख भी कौटिल्य ने किया है। राजतंत्र एक स्थायी, व्यवस्थित और केंद्रीकृत प्रकार का शासन दे सकता है, इसलिए राजतंत्र से ज़्यादा श्रेष्ठ कोई दूसरा तंत्र या व्यवस्था कौटिल्य ने नहीं मानी। साथ ही साथ राजतंत्र में शासन जो है वो कुलीन वर्ग के हाथ में होता है, और कुलीनता एक प्रकार से शासकीय क्षमता और गुणों में निखार लाने का या स्वाभाविक और सहज रूप में सत्तावादी उसमें गुण आरोपित करने का एक मुख्य आधार भी कायम करता है। तो शासन की कुलीन वर्ग के हाथ में रहता है। साथ ही साथ योग्यता, अनुशासन, गुण और व्यवस्था की दृष्टि से यदि देखा जाए तो एक केंद्रीकृत स्थायी प्रकार का शासन कौटिल्य के अनुसार राजतंत्रात्मक व्यवस्था में प्राप्त हो सकता है। इसलिए तुलनात्मक रूप में कौटिल्य ने राजतंत्र की व्यवस्था को राज्य के प्रकार के रूप में श्रेष्ठता का स्तर और समर्थन दिया है। तो उपयुक्त अनुशासन की स्थापना, प्रजा में स्वामी भक्ति की स्थापना, राजा के प्रति, कुलीन राजा के प्रति स्वामी भक्ति की स्थापना भी इस प्रकार के राजतंत्रात्मक व्यवस्था में देखी जा सकती है। इस प्रकार कौटिल्य ने राज्य के स्वरूप का, राज्य के प्रकार का वर्णन करते हुए राज्य के उद्देश्यों के बारे में भी स्पष्ट रूप से विवरण दिया है। और राज्य के उद्देश्य के बारे में कौटिल्य का ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के पूर्ण विकास के लिए राज्य का होना आवश्यक है। केवल बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के लिए ही राज्य जरूरी नहीं है, बल्कि बाहरी और आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ व्यक्ति मात्र के पूर्ण विकास के लिए राज्य का होना आवश्यक है। इसलिए राज्य को एक स्वस्थ, सुदृढ़ और मजबूत राष्ट्र के लिए जितना दायित्वपूर्ण भूमिका या कार्य क्षेत्र राज्य का होना चाहिए, उसका निर्धारण कौटिल्य ने राज्य के उद्देश्य के रूप में किया है। कोष संग्रह राज्य का एक सबसे प्रारंभिक कार्य है, क्योंकि नीति क्रियान्वयन के क्षेत्र में जो सबसे प्राथमिक आवश्यकता है वो कोष की है। इसलिए पहला उद्देश्य राज्य का है कि उसे अपना कोष सुदृढ़ और संपन्न रखना चाहिए। राज्य का जो व्यवस्थापन क्षेत्र है उसका भी वर्णन कौटिल्य ने किया है, और अर्थ शास्त्र के माध्यम से अर्थ, धर्म और काम मोक्ष की प्राप्ति का जो दायित्व राज्य को सौंपा है कौटिल्य ने अपने राजनीतिक विचारों के अनुसार, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के व्यक्तित्व का कोई सा भी आयाम राज्य के विकास कार्य की परिधि से परे नहीं है। राज्य को अर्थ, क्योंकि मुख्य पुरुषार्थ प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं जो व्यक्ति के जीवन को भी नियंत्रित करते हैं और समाज की व्यवस्थाओं को भी नियंत्रित करते हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मोक्ष जो है वो अंतिम और एक वृहद लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति पूर्ति के लिए बाकी के 3 पुरुषार्थ जो हैं वो संतुलित रूप में अपनी भूमिका रखते हैं। तो ये राजा का दायित्व है, ये राज्य का उद्देश्य है कि वो प्रजा में और समाज में, व्यवस्थाओं में इन 4 पुरुषार्थों की पूर्ति को संतुलित करे। राज्य का इसीलिए कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक, एक प्रकार से लोक कल्याणकारी राज्य का जो आधुनिक कॉन्सेप्ट है उसी के अनुरूप या उसी प्रकार का राज्य का व्यापक कार्यक्षेत्र का निर्धारण कौटिल्य करते हैं। उस युग में राज्य के
अस्तित्व का उद्देश्य मनुष्य के स्त्री वर्ग की प्राप्ति था। अर्थ, धर्म, काम, अगर ये तीन पुरुषार्थ संतुलित रहें तो मोक्ष सुनिश्चित होता है। और यदि अर्थ, धर्म और काम, इन तीन पुरुषार्थों की पूर्ति में किसी प्रकार का अवरोध है, असंतुलन है, तो मोक्ष की प्राप्ति सुनिश्चित नहीं होती। इसलिए कौटिल्य ने लोक कल्याणकारी राज्य के जो दायित्व हैं, उन दायित्वों को एक प्रकार से स्त्री वर्ग की प्राप्ति के प्रयासों से जोड़ा है। राज्य की सफलता, उसकी कुशलता, राज्य का उद्देश्य, उसकी योजनाएं, नीति निर्धारण की प्रक्रिया, निर्णय निर्माण, सब कुछ इस अर्थ, धर्म और काम के संतुलन पर आधारित होगा। राज्य व्यक्ति के लौकिक और पारलौकिक कल्याण का प्रतीक है। सिर्फ लौकिक नहीं, भौतिक ही नहीं, बल्कि पारलौकिक यानी आध्यात्मिक और आत्मिक विकास की जो जिम्मेदारी है, का जो दायित्व है, वो भी राज्य का है। यानी कौटिल्य के अनुसार राज्य व्यक्ति के जीवन के और जीवन के उपरांत भी एक ऐसी सकारात्मक आदर्श व्यवस्था स्थापित करने के लिए कार्यरत होगा, उसके लिए एक जिम्मेदार इकाई के रूप में कार्य करेगा, जिसके माध्यम से व्यक्ति का कल्याण सुनिश्चित होता है, चाहे वो लौकिक है, चाहे वो पारलौकिक है। यानी हम ये बिल्कुल स्पष्ट रूप में मान सकते हैं कि कौटिल्य ने राजा और राज्य में किसी प्रकार का विभेद नहीं रखा और उसने ये स्पष्टतः निर्देशित किया है, स्वीकार किया है, समर्थन किया है कि प्रजा सुख ही राजा का सुख है। प्रजा के सुख के विपरीत या प्रजा के सुख के ऊपर राजा का कोई सुख या कोई भी कार्य नहीं है। तो इस प्रकार से एक बहुत कल्याणकारी या लोक कल्याण का एक बहुत बड़ा दायित्व राज्य के उद्देश्य के रूप में या राजा के कार्य के रूप में कौटिल्य ने निर्धारित किया है। धन्यवाद।